अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वी आर बैक इन अदर रिएक्शन वीडियो सर्विस। मेरा नाम है उस्मान कुरैशी और मेरा नाम है ज़या मानी। तो कैसे हैं आप सब? उस्मान कुरैशी नाम तो सुना ही होगा, बोलने भी दिया करो यार, ये क्या है यार। अल्लाह जी, मैंने खाली बोला कैसे हैं आप सब? तो भाई आज की वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि यार प्लीज़ असदुद्दीन ओवैसी साहब आपकी अदालत में तीसरी बार आ चुका है। ये बहुत बड़ा एजाज़ है भाई इनके लिए कि अब देखा गया है तो भाई असदुद्दीन साहब आपकी अदालत में आए हैं और आई थिंक रजत क्या नाम है इनका, रजत शर्मा है। हाँ। तो भाई इन्होंने डेफिनेटली पहले भी बुलाया, उसके बाद भी बुलाया और अब दोबारा इनको बुला ली, क्योंकि भाई आपको पता है वैसी साहब इस टाइम एक हीरो बन चुके हैं इंडिया के और डेफिनेटली बनना भी चाहिए, क्योंकि पहलगाम अटैक के बाद और भी बहुत से मामला के बाद जो असदुद्दीन ओवैसी साहब ने अपने देश का नाम बताया है, अपने आप को बताया कि भाई मैं देश का एक बहुत ही मुहब्बे वतन हूँ, मैं अपने हिंदुस्तान के लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ और वाकई वो करके दिखाया। तो व्यूअर्स पहले काम करते इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बाद में इंशाल्लाह बातें वगैरह करेंगे। 3, 2, 1 प्ले। अब शुरू होने जा रहा है देश का सबसे बड़ा मुकदमा, आपकी अदालत रजत शर्मा के साथ। आपकी अदालत में आज का हमारा मुकदमा बहुत ख़ास है। मेरे मेहमान हैं एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने पहलगाम के दुखदाई हमले के बाद पूरी दुनिया में पाकिस्तान को एक्सपोज किया, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेनाओं के शौर्य और पराक्रम की गाथा पूरी दुनिया को बताई। प्लीज़ वेलकम लीडर बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन ओवैसी। और आपकी अदालत में हमारे आज के जज भी बहुत ख़ास हैं। हमारी सेना की बहादुरी, हमारी सेना के शौर्य का प्रतीक हैं, जिन्होंने अपना जीवन देश की रक्षा में भारतीय सेना में लगाया है। प्लीज़ वेलकम रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। और इससे पहले कि मैं इल्ज़ामात और सवालात का सिलसिला शुरू करूं, एक नज़र डालेंगे उस बैकग्राउंड पर जिसमें आज का ये ख़ास मुकदमा चलाया जा रहा है असदुद्दीन ओवैसी पर। पार्लियामेंट के सीनियर मोस्ट मेंबर्स में से एक असदुद्दीन ओवैसी आजकल चर्चा में है आतंकवाद के इशू पर पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए। फसाद बर्पा करते हैं, दहशतगर्दी करते हैं। अरे तुम क्या इस्लाम का ठेका लेके रखे? ये तुम इस्लाम का नाम बदनाम नहीं, बल्कि तुम्हारा दूर दूर तक इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी भारत का पक्ष रखने के लिए सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन और अल्जीरिया गए। इस तरह की अनाप शनाप बकवास बकते हैं। पाकिस्तान एक फेल्ड नेशन है और याद रखिए ये ताकतें कभी भी भारत को सुकून से रहने नहीं देंगी। असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान को ठीक करने का रास्ता भी बताया। अब के बार अगर कुछ एक्शन ले रहे तो घर में घुस के बैठ जाना, घर में घुस के मारते बोले ना, अब घर में घुस के बैठ जाना, खत्म। असदुद्दीन ओवैसी की इमेज है मुसलमानों के इश्यूज उठाने वाले लीडर के तौर पर। इस बार उनका एक नया रूप देखने को मिला। पाकिस्तान भाड़ में जाए, भाड़ में जाए ना, हमको पाकिस्तान से क्या करना है? तुम्हारे पास बलूचियों का प्रॉब्लम, तुम्हारे पास क्या क्या झगड़े हैं, तुम उसको देखो। ये देश मेरा, तुम्हारा नहीं है, हमारे घर का मामला है। आप इसमें अपनी टांग या अपनी नाक मत अड़ाओ, जख्मी हो जाएंगी तुम्हारी टांग और नाक। असदुद्दीन ओवैसी जबरदस्त ओरेटर ही, अपनी बात कहने का उनका अंदाज निराला है। यकीन बनो ऑफिशियल भीख मंगे हैं पाकिस्तानी, IMF से लोन ले रहे जाके $1 बिलियन का, माने ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड नहीं, ये इंटरनेशनल मिलिटेंट फंड दे रहे हैं पाकिस्तान को। असदुद्दीन ओवैसी ने जब तिरंगा साफा पहनकर नारा लगाया तो इसकी गूंज पाकिस्तान में भी सुनाई दी।
हमारे साथ नारा लगाइए, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, भारत जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद। आपकी अदालत में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी अपना मुकदमा खुद लड़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आपकी अदालत में आज का मुकदमा। पहला इल्जाम जनाब असदुद्दीन ओवैसी पर। आपकी अदालत में AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी पर इल्जाम है कि ये अपनी वफादारी साबित करने में लगे हैं। ओवैसी साहब, ये मेरा इल्जाम नहीं, ये पाकिस्तान का इल्जाम है। पाकिस्तान के मीडिया में पाकिस्तान के हुक्मरान ये कह रहे हैं कि ओवैसी साहब को हिंदुस्तान के प्रति, भारत के प्रति अपनी देशभक्ति साबित करनी है, अपनी लॉयल्टी प्रूव करनी है, इसलिए वो इतना बढ़ चढ़ के पाकिस्तान के खिलाफ बोलते हैं। किसी शायर ने अच्छा कहा था कि दिल से निकलेगी ना मर कर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबू वफा आएगी। तो हमारे बुजुर्गों ने आज़ादी के बाद ये फैसला लिया कि हम टू नेशन थ्योरी को नहीं मानते, और उसके बाद से हमको ताल्लुक़ ही नहीं रहा पाकिस्तान से। हमारा एक पड़ोसी मुल्क ज़रूर है, और मेरा मानना है कि पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है और हमेशा रहेगा। भारत को हमेशा ख़तरा पाकिस्तान के डीप स्टेट, मिलिट्री और टेररिस्ट ग्रुप से रहेगा, और इसीलिए इन तमाम चीज़ों को कवर अप करने के लिए पाकिस्तान गैर ज़रूरी तौर पर इस्लाम का सहारा लेता है, जो सरासर गलत है। ओवैसी साहब वो कोट करते हैं कायद आज़म जिन्ना को, जो मुसलमान हिंदुस्तान में रह जाएंगे उनको अपनी वफादारी ताउम्र प्रूव करनी पड़ेगी, उन्हें हमेशा पाकिस्तान से दुश्मनी का मंजन बेचना पड़ेगा। मिस्टर जिन्ना का ऐसा कोई स्टेटमेंट है ही नहीं, तो अब इन्होंने उसको इन्वेंट कर लिया, अलग बात है। पाकिस्तान के खुद एक बहुत बड़े शायर थे हबीब जालिब, उन्होंने अब पाकिस्तान के बारे में कहा है कि मोहब्बत गोलियों से बो रहे हैं, मोहब्बत गोलियों से बो रहे हैं, वतन का चेहरा खून से धो रहे हैं, गुमान तुमको कि रास्ता कट रहा है, यकीन मुझको कि मंजिल खो रहे हैं। तो ये हबीब जालिब ने पाकिस्तान के बारे में कहा था, जो आज भी सच है। प्रॉब्लम ये है मुझसे कि पाकिस्तान से ये बोलते हैं कि मैं मुसलमान नहीं हूँ, और यहाँ पर हमारे देश में जो संघ परिवार की तंजीमें कहती है ये बराबर इंडियन नहीं है। तो अब मैं कहाँ जाकर सर्टिफिकेट लूँ? तो इससे मुझे फिक्र नहीं है। हम नहीं, वो कहते हैं कि आप मुसलमान हैं, इस्लाम को मानने वाले हैं, लेकिन आपने एक इस्लामिक मुल्क के खिलाफ आवाज़ उठाई। नहीं, इस्लामिक मुल्क है ही नहीं वो। आपने 75,000 बंगालियों को मारा, 75,000 ईस्ट पाकिस्तान में वो पूरे मुसलमान थे। आज भी आप मार रहे हैं, आप शियाओं को मार रहे हैं वहाँ पर। तो और कैसे आप बोलते हैं कि इस्लाम के भारत में 240 मिलियन मुसलमान रहते हैं, पाकिस्तान से बढ़कर रहते हैं। तो ये कंपैरिजन करना कि हमारे पास मुसलमान है तो फिर इंडोनेशिया में क्या है, इंडोनेशिया में उनसे ज़्यादा है। तो पाकिस्तान अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए, और रजत जी पाकिस्तान की जो मिलिट्री है ना, दुनिया में ऐसी कोई मिलिट्री नहीं है जो रियल इस्टेट का भी कारोबार करती, होटल का कारोबार करती, बिजनेस करते वो लोग। तो उन तमाम चीज़ों को कवर करने के लिए इस्लाम का एक लवादा। देखिए, मिलिट्री के चीफ आसिम मुनीर साहब ने तो ये कहा कि 2 ही रियासतें कलमा के आधार पर बनी हैं, एक मदीना और 1300 साल बाद पाकिस्तान। तो ये अगर आप किसी भी मुसलमान से पूछेंगे कि उस वक्त के मदीने को जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, उसको इनसे कंपेयर करना, बोलेंगे पागल हो गए क्या आप, ये तो तौहीन है। आसिम मुनीर के बारे में एक शायर ने अच्छा कहा था कि मासूमों की गर्दन पे खंजर रख कर खातिल अब खुद को मुजाहिद कहता है। तो ये आसिम मुनीर है जिसने उनकी स्पीच जो 15 अप्रैल को हुई है, उसी के बाद तो 22 तारीख को पहलगाम का वो दर्दनाक, उसी के बाद कलमा पढ़ने को कहा, उसी के बाद मज़हब पूछ के गोली मारी। ये तो सरासर ये इस्लाम की तालीमात कहाँ है कि आप कोई मज़हब नाम पूछकर आप लोगों को गोली मार रहे हैं, फैमिलीज़ को अलग कर रहे हैं और सर पर गोली मार रहे हैं, उसकी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं।
तो ये तो अपनी तमाम नाकामियों को और अपनी सुप्रीमेसी को बरकरार रखने के लिए, और इन लोगों का एक ही मकसद है। मैं आज भी कह रहा हूँ कि ये भारत को चैन से रहने नहीं देंगे। ये इनका मकसद डिस्टेबलाइज करना है, यहाँ पर और डिफरेंसेस पैदा करना है सोसाइटी में। इसीलिए उनका वही असल एजेंडा वही है उनका। देखिए, उनके जो डीजी ISPR हैं वो कहते हैं कि हमारे जो आर्मी चीफ हैं वो हमें बताते हैं हमारी फौज का मोटो है जिहाद। हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ। अगर जंग लाजमी है तो फिर जंग सही। तो आप अगर ये इस तरह की बकवास करते रहेंगे तो फिर इसका जवाब तो फिर सही तरीके से देना पड़ेगा। तो वो इनका बोलना कोई सच्चाई बयान ही नहीं कर सकते ये लोग। हर जगह चले आते हैं। अभी इनको सऊदी अरेबिया से $2 बिलियन का लोन सैंक्शन हुआ। 2024 में 14 बिलियन का उन्होंने मांग की, शायद वो भी हो जाएगा। IMF से लोन, वर्ल्ड बैंक से लोन, एशियन डेवलपमेंट बैंक से लोन। अगर आप वाकई में इस्लाम की बात कर रहे हैं तो आपकी इकोनॉमी की इतनी बर्बाद क्यों है? पूरे विश्व में 2 देशों में एक किस्म का पोलियो होता है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में। आप उसको पोलियो ख़त्म नहीं कर रहे हैं, मगर आपकी मिलिट्री का एक्सपेंडिचर GDP का 2.92 है, भारत का 1.72 है। तो इस पर इन तवज्जो नहीं है। इनके पाकिस्तान की गरीब आवाम की गरीबी ख़त्म करना, वहाँ पर फ़ायदा पहुँचाना नहीं, सिर्फ इनका एक ही मकसद है कि अपनी सुप्रीमेसी को, वेस्टेड इंटरेस्ट को बरकरार रखने के लिए भारत को हमेशा टारगेट करते रहो। उनका दावा है कि उनका फोकस इस्लाम पर है, उनका फोकस मुसलमान पर है। इसलिए उन्होंने जो ऑपरेशन किया हिंदुस्तान के खिलाफ, उसका नाम भी उन्होंने कुरान की आयत के नाम पर रखा। बुनियादन मखसूस उन्होंने नाम रखा। कुरान की एक आयत है कि एक शीशा पीला हुई दीवार की तरह बन जाओ, मगर इतने झूठे हैं कि उससे पहले कुरान में अल्लाह ये कह रहा है कि तुम सच बात क्यों नहीं कहते? सच बात बोलो। सच बात तो बोले ही नहीं। जो कुरान की आयत का, सूरे का जिक्र कर रहे हैं, वो तो उससे पहले भूल गए उस चीज़ को। तो जो बुनियादी मकसद है पैगाम इस्लाम का, सच्चाई का, आप उसको नहीं बोल के बुनियादन मखसूसन का आप नाम दिए उसको। और कैसे नाम दे रहे हैं आप किसी पहलगाम में आप इस तरह की हरकत करके इस्लाम को टेररिज्म से कैसा जोड़ रहे हैं? आप जोड़ ही नहीं सकते आप। और वो आप कर रहे हैं। आपकी पूरे मुल्क में सबसे ज़्यादा टेरर ग्रुप्स हैं, सैंक्शन ग्रुप्स हैं। उसामा बिन लादेन वहाँ पर पाया गया। जितने यूनाइटेड नेशन के प्रोस्क्राइब टेररिस्ट है वहाँ पर है। बल्कि आसिम मुनीर को जो उनकी दावत हुई थी, उनको बड़ा पोस्ट मिलने के बाद, एक बाजू तस्वीर है, एक यूनाइटेड नेशन का प्रोस्क्राइब टेररिस्ट है। हम 9 जगह पर मारते हैं लश्कर के हेडक्वार्टर पर, तो वहाँ पर जो नमाज जनाजा पढ़ाता है वो टेररिस्ट है अमेरिका के लिस्ट में। तो कौन सा आप इस्लाम की बात? लेकिन वो तो कह रहे हैं कि आपने टेररिस्ट के अड्डों को नहीं मारा, मदरसों मस्जिदों को तबाह किया। नहीं, जो 9 मुकामात थे जो यूनाइटेड नेशंस के प्रिस्क्राइब लिस्ट में ऑर्गेनाइजेशन का हेड ऑफिस था, उस पर हमला हुआ। ना मिलिट्री को मारा पाकिस्तान के, ना सिविलियन कोई जगह पे कैजुअल्टी हुई। तो जिस जगह से हमारे को ख़तरा हो रहा है, जहाँ से हमले हो रहे हैं, तो वे तो ज़रूरी है। उनका दावा यह है कि हम तो इस्लाम को डिफेंड करने के लिए लड़ रहे हैं। और अभी तो उनके प्राइम मिनिस्टर कह रहे थे कि हम चाहते तो उनके 10 प्लेन मार सकते थे हिंदुस्तान के, हमने 5 ही मारे। एक और स्टेटमेंट है उनके प्राइम मिनिस्टर का कि मैं स्विमिंग कर रहा था, माने स्विमिंग ट्रंक्स में थे वो, और हम लोग मुझे मेरा फ़ोन बजा, मालूम हुआ कि भारत ने पहले ही अटैक कर दिया हम पर। तो मुझे किसी एक इंटरनेशनल जर्नलिस्ट ने पूछा कि ये कैसे हुआ? मेरा हमारे पास नमाज फजर आधा घंटा पहले होती, पहले हम अल्लाह अकबर कह के कर दिए वहाँ पर। तो ये सब जो 9 एयर बेसिस पर हमने अटैक किया, अगर हम चाहते तो मुझे यकीन है कि जज साहब मुत्तफिक होंगे कि हम उस पूरे एयर बेस को बर्बाद कर सकते। सिर्फ हमने रनवे को निशाना बनाया, और निशाना बनाकर हमने कहा कि भाई साहब ये ट्रेलर है, समझ जाइए। तो वो किया। मेरा मानना है कि हमने बेहतरीन मौसर तरीके से उनको जवाब दिया और उनको एक पैगाम मिल गया, और उसी के बाद इसलिए उनके DGMO को, हमारे DGMO से बात करना पड़ा। पब्लिक में से हम सवाल ले सकते हैं 1-2?
मेरा सवाल आपसे ये है कि पाकिस्तान ऐसा दिखा रहा है कि उसने जंग जीत ली है, टैंक पर चढ़ के नारे लगा रहा है, ऐसे लोगों पर आप क्या कहेंगे? तो ये दुनिया के सबसे बड़े झूठे हैं, नकली काम करने की इनको आदत है और करते रहेंगे। तो आसिम मुनीर ने अपने ही देश के प्राइम मिनिस्टर को एक तस्वीर बना कर दी और वो तस्वीर में ये था कि हम जीत गए। वो तस्वीर भी नकली थी, वो चाइना के किसी एक आर्मी का एक्सरसाइज की मीटिंग थी। तो जो अपनी पेंटिंग को तक सच नहीं दे सकते, खुद उनका प्राइम मिनिस्टर कह रहा है कि मैं स्विमिंग कर रहा था और मुझे मालूम हुआ 9 एयरबेस पर इंडिया ने अपने ब्रह्मोस मिसाइल से उनको एक मौसर जवाब दिया। तो पाकिस्तान शुरू से यही कहता है, तो वो उर्दू में कहावत है, गिरे तो गिरे टांग मेरी ऊपर। तो वहाँ देखा मैंने, जो पाकिस्तान के वजीर आज़म हैं वो एक टैंक पे चढ़ के बोल रहे थे, उस टैंक को उन्होंने घास वास से ढक दिया था दिखाने के लिए जैसे कोई कॉम्बैट बैटल। टैंक वहाँ पे टैंक चला ही नहीं ना, टैंक चला ही नहीं। आपने सिर्फ पूंछ में हमला किया, पूंछ में सिविलियन मारे गए और पूंछ में एक मस्जिद का इमाम मारा गया। जब इस्लाम कहाँ चला गया? वो ट्विन बच्चे मारे गए, वो मुसलमान थे, कई मुसलमान, जब इस्लाम कहाँ चला गया आपका? तो ये तो सिर्फ ड्रामेबाजी है और अपनी जनता को दिखाने के लिए। ये कभी कोई जंग नहीं जीते ये लोग, ना कभी मुस्तकबिल में जीतेंगे इंशाअल्लाह ताला। अगर दोबारा हिमाकत करेंगे तो मुझे लगता है कि फिर वो बहुत महंगा साबित होगा अब की बार। और मेरा तो मानना यह है कि ऑपरेशन सिंदूर उस वक्त तक ख़त्म नहीं होना चाहिए जब तक वो 4 आतंकवादी हमको नहीं मिल जाते जिन्होंने 26 लोगों को मारा। सर, पाकिस्तान में आज भी मीडिया और मदरसों का सहारा लेकर लोगों को गुमराह किया जा रहा है। क्या आपको नहीं लगता है कि खतरा भी टला नहीं है? बिल्कुल, मैं एग्री हूँ आपसे। खतरा कभी नहीं टलेगा, खतरा हमेशा रहेगा जब तक पाकिस्तान की आर्मी उस देश को कंट्रोल करते रहेगी। जब वो कंट्रोल करेंगे तो भारत के खिलाफ टेररिस्ट ग्रुप्स को सपोर्ट करते आए हैं, वो खतरा रहेगा। आपको हमको चौकस रहने की ज़रूरत है और हमेशा उनके जो बुरे प्लानिंग है या उनकी जो नीयत है उसको हमको कामयाब होने देना है बस। एक क्वेश्चन ये है कि आप भारत माता की जय बोलने में क्यों परेशानी होती है आप लोग? देखिए, इसको आप वफादारी से जोड़ने की कोशिश अगर आप कर रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं आप। मैं जय हिंद बोल रहा हूं, इसमें तकलीफ क्यों होना चाहिए किसी को? मैं हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाता हूं, भारत जिंदाबाद के नारे लगाता हूं, तो इसमें ये मेरा राइट है। मेरा बोलना है कि भारत में डेमोक्रेसी है और फ्रीडम ऑफ स्पीच हमारा फंडामेंटल राइट है। आप अपना नारा आप लगाइए, हम अपना नारा लगाएंगे, तो यही तो भारत की खूबसूरती है। आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी पर आरोप है कि ये झुकने वाली सरकार के साथ खड़े हैं। अब देखिए, मीडिया में बहुत कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने 16 बार कह दिया कि मैंने हिंदुस्तान को डरा दिया, झुका दिया, मैंने ट्रेड डील की धमकी दी, इसलिए हिंदुस्तान ने वॉर रोक दी। नहीं, पहले तो डोनाल्ड ट्रंप को नॉलेज बराबर नहीं है। तो मैं इतने हफ्ते से बड़ा एहतियात से बोल रहा था क्योंकि US से हमारा एक स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है। मगर अगर वो बके जा रहे हैं तो प्राइम मिनिस्टर ने उनसे आधा घंटा फ़ोन पर बातचीत की, फॉरेन सेक्रेटरी का वीडियो आया, उसके बावजूद भी फिर वो कहते हैं कि मैंने रुका दिया, बस बोले जा रहे हैं। मैंने एक ही सांस में मैंने रुकाया। अरे क्या है भाई, ये 135 करोड़ का देश है। यहाँ पर कोई आकर हमको बोलेगा कि हमने रुकाया, हमें कहाँ रुकाया आपने? ट्रेड डील के नाम पर डरा दिया। नहीं, ट्रेड डील क्या? ट्रेड डील से आपको ही फायदा होगा, सबको फायदा होगा। आप ट्रेड डील, भारत से जो आपका ट्रेड है पाकिस्तान से बहुत ज्यादा है, तो ट्रेड डील के नाम पर कोई भी गवर्नमेंट अपनी सॉवरेनिटी का सौदा नहीं कर सकती, ना होगा। हमने देश को आज़ादी क्यों हासिल की अंग्रेज़ों से? कि हम खुद मुख्तार रहेंगे, हम फैसले करेंगे हमारे मुकद्दर के। तो ये तो कोई
अगर ट्रंप ये समझ रहे हैं कि मैं कंट्रोल करूंगा, वो गलत फहमी का शिकार है। पाकिस्तान का यूएस से ट्रेड $4 बिलियन का है। भारत से अमेरिका का ट्रेड $180 बिलियन का है। अब अगर बायलैटरल ट्रीटी होगी या बायलैटरल ट्रेड ट्रीटी होगी तो $500 बिलियन का टारगेट है। वो उनको $5 बिलियन चाहिए या उनको $500 बिलियन चाहिए? ये बात ज़रूर है कि लगता है कि कुछ क्रिप्टो का कनेक्शन है पाकिस्तान का उनके साथ, इसीलिए वो बके जा रहे हैं। मगर मेरा मानना ये है कि जब सेजेशन हुआ, माने जब फायरिंग रुक गई या जो भी रुक गई, तो मेरी शिकायत ये है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री को या देश की सरकार को वो अनाउंसमेंट करना था, ना कि सारी दुनिया को मालूम हुआ ट्रंप से। तो सरकार हमारी है, देश हमारा है, हमको मालूम हो रहा है अमेरिका से कि मैंने करा दिया। आपने क्या करा दिया? अगर आप करा रहे हैं तो हम ट्रंप से कहेंगे कि फिर फ़लस्तीनियों पर जो हमला इजराइल करे रुकाइए ना, उसको दम है तो। अगर आप में इतनी ताकत है तो इजराइल ईरान का ख़त्म कराइए, यूक्रेन रशिया ख़त्म कराइए। ये बार बार बोले जा रहे हैं, माने अजीब तरीके से। लेकिन हमारे यहाँ भी लोग हैं जो कह रहे हैं कि नरेंद्र सरेंडर। नहीं, अब वो पार्टी के नेता बड़े हैं, उनकी पार्टी में काबिल लोग हैं। मैं इतना काबिल नहीं हूँ कि उस पर कुछ कह सकूँ, मगर वो उनका राइट है। और मेरी शिकायत सिर्फ एक ही है कि देश के प्रधानमंत्री को वो अनाउंसमेंट करना चाहिए था। मगर मैं ये फिर से कह रहा हूँ इस बात को कि हम तमाम को बड़ा गर्व है, फ़ख्र है हमारी देश की फोर्सेस के ऊपर, और जिन्होंने बड़ी बहादुरी के साथ ख़ास तौर से 9 या 8 की रात को गुजरात का जो पाकिस्तान का बॉर्डर है, राजस्थान का जो पाकिस्तान का बॉर्डर है, जम्मू, पंजाब, कश्मीर, पाकिस्तान ने अपनी पूरी तवानाई लगा दी वहाँ पर, और हमारी सेनाओं ने, हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने बेइंतहा बेहतरीन तरीके से उसका रोक दिया उसको। तो मुझे बहुत फ़ख्र है और हमेशा रहेगा। अब ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स जो दिए जा रहे हैं वो गवर्नमेंट और वो दूसरे लोग देख लें, मगर जहाँ तक मेरा मानना है, अगर पाकिस्तान दोबारा हिमाकत करेगा तो मुझे लगता है कि बहुत ही ख़तरनाक जवाब मिलेगा उनको। लेकिन ट्रंप साहब सिर्फ बोल नहीं रहे, उन्होंने जनरल आसिम मुनीर को व्हाइट हाउस में बुलाया, लंच खिलाया, सहलाया, बहलाया। देखिए, आसिम मुनीर अगर गए हैं वहाँ पर तो उनको जानना चाहिए कि अमेरिका फ्री लंच नहीं देता किसी को। तो उनसे बराबर वो आसिम मुनीर से जिजिया वसूल करेगा, और जिजिया ये रहेगा कि जो ईरान का जो बॉर्डर है वहाँ पर वो कुछ ना कुछ करने वाले हैं, और दिख के आ जाएगा सामने। और ट्रंप को बल्कि यूएस एडमिनिस्ट्रेशन को समझना चाहिए कि आसिम मुनीर के उस फंक्शन में एक टेररिस्ट जो वांटेड है यूएस में, वो बाजू बैठकर फोटो ले रहा है, आप उससे मिल रहे हैं। जो टेररिस्ट मारे गए थे उनकी नमाज जनाजा यूएस गवर्नमेंट ने उसको टेररिस्ट घोषित किया, वो नमाज जनाजा पढ़ा रहा है, पाकिस्तान की आर्मी खड़ी हुई है, ट्रंप उससे मिल रहे हैं। तो ये तो ट्रंप को सोचना चाहिए कि अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएंगे या इस तरह की चीज़ों को आप जियोपॉलिटिक्स की नज़र से देखते रहेंगे तो फिर टेररिज्म की जो लड़ाई सारी दुनिया को लड़ना है, और ख़ास तौर से हम तो विक्टिम रहे हैं, तो फिर ये लड़ाई कमज़ोर पड़ जाएगी। देखिए, जिस समय ऑपरेशन सिंदूर ख़त्म हुआ, ये सीज़ फायर हुआ, उसके बाद पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने स्पीच दी थी, उन्होंने सबका शुक्रिया अदा किया। उन्होंने पापा ट्रंप का, चाचा चीन का, मामा टर्की का, सबको बहुत बहुत शुक्रिया कहा। अब पाकिस्तान इतना आइसोलेटेड है कि उनको लामहला चीन से 80% वो आर्म्स ख़रीदते हैं, और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, उनका जो गौदार पोर्ट है वो सब चीन एक नया ईस्ट इंडिया कंपनी बन चुका है पाकिस्तान के लिए। मगर चीन में जो जिनजियांग का इलाका है जहाँ पर आज भी मुसलमानों पर बड़ा जुल्म हो रहा है, पाकिस्तान का कोई प्राइम मिनिस्टर पिछले
7-8 साल में एक लफ्ज़ नहीं बोलता उसके बारे में। क्यों नहीं बोलते भाई आप? जब आप इस्लाम का नाम लेते हैं तो उस प्रोविंस में जो हमारे लेह लद्दाख से लगा हुआ इलाका है, वहाँ पर ईस्ट तुर्कमेस्तान जो उसको बोलते हैं, वहाँ पर कोई बोलता ही नहीं उस बात को। इसलिए नहीं बोलते क्योंकि इनको एक चाइना से CPEC जो प्रोजेक्ट है उसमें उनको पैसे चाहिए, उनको चाइना के तमाम हथियार चाहिए, चाइना से उनको तमाम अपना इलेक्ट्रिसिटी का सामान चाहिए। तो इसलिए कंफर्टेबली वो सिर्फ भारत के का जब मामला आता है तो इस्लाम का नाम लेते हैं, और वहाँ जहाँ चीन का मामला आएगा भूल जाएंगे। अच्छा, टर्की की बात, टर्की ने खुद जो कर्डिश टेररिस्ट ग्रुप्स थे, अब तो उन्होंने उनसे बातचीत कर ली, ख़त्म कर लिया, मगर वो बॉम्ब करते थे, अपने ही देश में बॉम्ब करते थे उनको। आप बताइए, अपने देश में आप एयरफोर्स से उन ग्रुप्स पर बॉम्ब करते थे, फिर आपने सीरिया में उन ग्रुप्स पर बॉम्ब किया। तो ये एक अजीब एक कोलिशन बना हुआ है। मगर ये लोग ये नहीं समझ रहे हैं कि आप जिस पाकिस्तान को आप लोग सपोर्ट करने जा रहे हैं, वो पाकिस्तान टेररिज्म को कभी नहीं छोड़ेगा। उनका डीप स्टेट आर्मी हमेशा टेररिज्म को प्रमोट करता रहेगा, अमेरिका को बेवकूफ़ बनाते रहे, अमेरिका से सब चीज़ हासिल किए, और कई लोगों को पकड़ कर हवाले भी किए, गुआंटानामो बे पहुंचा दिए पैसे लेकर। मगर पाकिस्तान इन चीज़ों को बदलने वाला नहीं। देखिए, पाकिस्तान तो ये कहता है कि 30 साल तक हमने अमेरिका के कहने पर आतंकवाद का डर्टी जॉब किया अमेरिका के लिए, हम तो खुद विक्टिम हैं आतंकवाद के। जब आप खुद कह रहे हैं कि आप इस्तेमाल हुए, तो आप विक्टिम कहाँ हुए? आप विक्टिम कहाँ हैं? आपने तो आपने उनके मौजूदा डिफेंस मिनिस्टर का बयान इस बात को साबित करता है कि आप हाईएस्ट बिडर के लिए अपने ईमान को बेचने के लिए तैयार थे, और आपने बेच दिया। जिन लोगों को आपने मारा वो क्या मुसलमान नहीं थे? जिन लोगों को आपने इजाज़त दी ड्रोन अटैक करने के लिए, चाहे कोई भी US प्रेसिडेंट हो, तो आपके ही ट्राइबल इलाके थे पूरे जिसमें मुसलमान रहते थे। तो ये पाकिस्तान, देखिए, ये पाकिस्तान में एक ग्रुप है जो बस वही चलाता है, चाहे कोई हो जाए, और उसमें आर्मी का बहुत बड़ा रोल रहा है। पब्लिक में से और सवाल ले सकते हैं? सर, मेरा सवाल आपसे ये है, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान को अकल आ गई होगी, अब वो आतंकवादी हमले नहीं करेगा? नहीं, कभी नहीं आएगा अकल। जब तक पाकिस्तान की आर्मी देश को कंट्रोल करते रहेगी, उनके देश को, और वहाँ पर टेररिस्ट ग्रुप्स को वो पनाह देते रहेंगे, ये नहीं सुधरने वाले हैं। देखिए, वहाँ हम देखते हैं कि हाफिज सईद, मसूद अजहर, लखवी, ये सब लोग फिर से नज़र आने लगे हैं सड़कों पे, ये फिर तकरीरें करने लगे हैं। अब सुधारें तो सुधारें कैसे, इनको कैसे ठीक करें? नहीं, इनको तो पहले तो FATF की ग्रे लिस्ट में इनको दोबारा लाना पड़ेगा। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में जब आएंगे तो इनको जितने पैसे IMF से या दूसरे कंट्रीज से आ रहे हैं उस पर एक रेगुलेशन होगा, मॉनिटरिंग होगी। और दूसरी बात यह है कि जितना टेररिज्म के लिए पैसा जाता है वो सब इलीगल तरीके से। 2018 से 22 तक पाकिस्तान FATF में था, तभी जाकर मुंबई का जो 9/11 का वाक़या, उस पर ट्रायल आगे बढ़ा। साजिद मीर नाम का एक शख्स था जिसको पाकिस्तान का मर गया। जब FATF में आया पाकिस्तान का नाम, तो फ़ौरन पाकिस्तान की ISI ने कह दिया कि वो ज़िंदा है। मैंने मरने वाले को ज़िंदा किया, और फिर वहाँ कोर्ट्स ने उसको कुछ सज़ा दे दी। तो FATF लाना ज़रूरी है, और कांस्टेंट हमको विजिलेंट रहना पड़ेगा। और सबसे अहम बात यह है, पाकिस्तान इस देश में डिस्टेबलाइज करने के लिए एक ही चीज़ करना चाहता है कि यहाँ पर फ़िरका परस्ती, कम्युनलिज्म बढ़े। अगर हम कम्युनलिज्म को ख़त्म करेंगे, अगर ख़त्म नहीं करें, कम से कम उसको कंट्रोल करेंगे, तो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी शिकस्त होगी। आप कह रहे हैं कि जो हमारे देश के लोगों के अंदर डिफरेंसेस है, जो नफरत फैलाने वाले लोग हैं, उनकी वजह से भी पाकिस्तान की हिम्मत नहीं। ये स्टेटमेंट तो फॉरेन सेक्रेटरी ने कहा कि पाकिस्तान यहाँ पर डिस्टेबलाइज करना चाहता है हिंदू मुस्लिम नफ़रतों को बढ़ावा देकर। तो ये उनका कोशिश होगी, क्योंकि पहलगाम के बाद उनका मकसद एक ही था कि यहाँ पर बहुत बड़ी कम्युनल राइट्स हो जाएं। मैं देश की जनता को सलाम करता हूँ कि हाँ, थोड़े बहुत जगह पर वाक़यात हुए, मगर हमने पाकिस्तान को उनके उस गंदे प्लान में कामयाब होने से रोक दिया।
और इसका क्रेडिट किसी गवर्नमेंट को नहीं आता, उसका क्रेडिट भारत की जनता को जाता है कि उन्हें समझ लिया इन चीज़ों को। आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी पर इल्जाम है कि ये पीछे से वार करने वालों को सपोर्ट कर रहे हैं। ये इल्जाम भी पाकिस्तान का है। जब शशि थरूर का डेलीगेशन गया, जब आप डेलीगेशन लेके सऊदी अरेबिया गए, उसके बाद पाकिस्तान ने बिलावल भुट्टो को भेजा और बिलावल भुट्टो ने कहा कि ये तो रात के अंधेरे में हमला करते हैं, रात के अंधेरे में तो चोर हमला करते हैं, अगर हिम्मत है तो दिन में हमला करते। नहीं, दिन में भी हुआ ना। सेकंड टाइम जब हुआ था, सेकंड टाइम जब हमला हुआ तो दिन के उजाले में हुआ था, वो तो उनको दिख कर आ गया। सवाल ये है कि बिलावल भुट्टो अपनी माँ के हथियारों को भूल चुके हैं। बिलावल भुट्टो एक बहैसियत एक बेटे उनको याद रखना चाहिए कि उनकी माँ को टेररिस्ट ने मारा और उनकी माँ की हत्या के वक्त 135 लोगों की मौत हुई और यूनाइटेड नेशन के ने एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को भिजाया, डिप्लोमेट्स थे उसमें। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने शॉडी इन्वेस्टिगेशन किया, जिस जगह पर हत्या हुई उसको पानी से धो दिया, सीन ऑफ ऑफेंस को प्रिजर्व नहीं किया। तो बिलावल भुट्टो ये भी भूल गए कि उनके नाना को जिसने फांसी पे चढ़ाया था वो ये आर्मी थी। आज बिलावल भुट्टो सब तारीख को भूल गए। जो तारीख को भूल जाता है, याद रखिए, दोबारा वो विक्टिम हो जाएगा फिर। अब तो बहुत बढ़ चढ़ कर बोल रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि अगर हमारा पानी बंद किया, अगर वाटर ट्रीटी को रिवाइव नहीं किया, तो फिर दुनिया में पहली न्यूक्लियर वाटर वॉर होगी। देखिए, इंडिया ने नो फर्स्ट यूज़ का हमारे पास कंडीशन है। आप यूज़ करेंगे तो जाहिर इंडिया को भी यूज़ करना पड़ेगा। और जब ये हालात ऐसे आप इस तरह की बकवास कर रहे हैं, पानी अगर आप प्राइम मिनिस्टर, गवर्नमेंट ने सब ने कहा कि आप पानी ले रहे हैं, पानी को ट्रीटी का हमने अबेंस में रखा, ट्रीटी ख़त्म नहीं हुई, पानी आज भी जा रहा है। क्योंकि हम पानी कहाँ रखेंगे, पानी आज भी जा रहा है, मगर हम ये कंट्रोल कर रहे हैं कि तुमको पानी, जब तुम बीज बोओगे उस वक्त पानी नहीं मिलेगा तुमको, क्योंकि तुम भारत में दहशतगर्दी के बीज बो रहे हो पिछले 70 साल से। अगर तुम्हारे किसानों को पानी चाहिए तो तुमको भारत में वो ये ख़त्म करना पड़ेगा। पानी तो आज भी जा रहा है, मगर हम कंट्रोल कर रहे हैं पानी को। तो ये बोलना कि हम ऐसा करेंगे, बिलावल भुट्टो इस तरह की बचपने की गुफ्तगू ना करें। वो देख लें, भारत की ताकत को महसूस कर चुके हैं। और कोई आज इस देश में एक मूड ये है कि अगर कोई पड़ोसी मुल्क हमारे देश में आतंकवाद करेगा, गवर्नमेंट किसी की भी, आज मोदी है कल नहीं रहेंगे, मगर एक तो बन चुका है ना, एक आपने एक बना दिया एक चीज़ को, उसको दूसरी सरकार को भी करना पड़ेगा। अब तीसरी बार जब होगा, चौथी बार जब होगा, तो कहाँ पे होगा फिर, ये उनको समझना चाहिए। कहाँ पे होगा? नहीं, कहीं पर भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है। हमने सिर्फ आपके रनवे पे किया है, कहीं आपका पूरा एयरबेस ना चला जाए, कहीं आपका जितने भी आपकी अहम मुकामात हैं, अगर आप भारत की डैम्स पर या पानी के नाम पर आप करेंगे तो क्या हम क्या चुड़िया पहन के बैठे हैं? अबे ये हमारी फौज किस लिए रखी गई है? सिर्फ दिखाने के लिए। इतने सब जो हथियार हम पूरा इतना ले रहे हैं, क्या करने के लिए? देश की सुरक्षा के लिए तो लेकर रखे हैं। तो अगर आप इस तरह की बकवास करेंगे तो जो 7 और 8 के दिन हुआ, 9 और 10 के दिन हुआ, उनको सीखना चाहिए उससे। अब शहबाज शरीफ तो ये कहते हैं कि रात को 2:30 बजे फ़ोन की घंटी बजी और पता चला कि भारत की ब्रह्मोस अंदर तक पहुंच गई। वो हमारे हैदराबादी ज़बान में बोलते हैं कि हम सिर्फ तुमको झलक दिखाए बेटा। तो वो तो ब्रह्मोस मिसाइल है। अगर आप और हिमाकत करते तो जाहिर है फिर समंदर से भी कुछ होता, आपके समंदर से भी कुछ होता आपके ऊपर। तो ये गलत फहमी है पाकिस्तान को कि हमने ऐसा कर दिया था, वैसा कुछ नहीं किया आपने। भारत की मिलिट्री सुप्रीमेसी बरकरार थी और हमेशा रहेगी इंशाअल्लाह ताला।
उनका तो ये कहना है कि अगर हमारा पानी बंद करोगे, सिर्फ बिलावल भुट्टो की बात नहीं, मैं पाकिस्तान की फौज की बात कह रहा हूं, तो हम आपकी सांसें बंद कर देंगे। नहीं, आपकी आबादी कितनी है, हमारी आबादी कितनी है, आप नहीं ये सांसें कैसा बंद करेंगे आप कहाँ से आप पहले तो बलूचियों पे हमला बंद करिए, आप पहले ईरान की आउटपोस्ट पे हमला बंद करिए। सबसे पहले आप ये पाकिस्तान की आवाम को बताइए कि आसिम मुनीर ने ट्रंप से क्या डील कर ली है, वो बताइए ट्रंप से आपने डील क्या करके आए हैं। डील देखिए, ट्रंप ने उनको व्हाइट हाउस लेकर गया तो इसका मतलब ये नहीं कि ट्रंप ने उनको सिर्फ वहां पर बिठाकर खाना खिलाया। ट्रंप ने कुछ कहा होगा कि बेटा अब उस बॉर्डर पर तुमको कुछ करना है, हमारे लिए नाचना पड़ेगा, तो नचाएंगे उनको वहां पर। मैं सुना है कि जो अमेरिका के स्पाई प्लेन से वो ऑलरेडी ईरान और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है वहां पर तैनात कर दी है उन्होंने। नहीं रही, इनका एक एयर बेस है, वो तो पूरा यूएस के कंट्रोल में है, वो यूएस के कंट्रोल में आज भी उनके। भारत में किसी दूसरे देश का कोई बेस नहीं है। हम ना यहाँ टेररिस्ट कैंप्स चलाते किसी दूसरे कंट्री के खिलाफ। ये तो सब बुराइयां उन्हीं के पास है, पूरी दुनिया का कैंसर उनके पास है टेररिज्म का, तो वो कर रहे हैं। तो कोई उनका पड़ोसी से उनके ताल्लुकात क्या है बता लीजिए। अब तो तालिबान उनके खिलाफ हो गया। तालिबान भारत से कह रहा है कि आप हमारी मदद करिए, हमारा इतना आउटराइट सपोर्ट कर रहा है, और वो हमारे लिए जो पोर्ट हम ईरान में बना रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। उससे हम पाकिस्तान को बाईपास करके अफगानिस्तान में हमारा एंट्री होगी, वो बहुत स्ट्रेटेजिक होगा। लेकिन आपको लगता है कि अमेरिका पाकिस्तान के एयरबेस से उनका एयर स्पेस यूज़ करने के लिए मुनीर साहब को बिरयानी खिला रहा है? नहीं, बिरयानी तो नहीं खिलाया होगा, स्टेक खाने का आया था मुनीर को तो वो खाए होंगे। बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ये जो बोलना है कि उन्होंने आसिम मुनीर ने कहा ट्रंप को नोबेल प्राइज़ मिलेगा और इसलिए उसने बुला लिया उनको, नहीं, यकीनन कुछ और बात है और वो सामने आ जाएगा, देखना आने वाले एक हफ्ते 10 दिन में। वैसे आप डोनाल्ड ट्रंप ये अच्छी तरह जानते हैं कि उसामा बिन लादेन कहाँ छुपा हुआ था, वो ये भी जानते हैं कि हाफिज़ सईद कहाँ छुपा हुआ है। ये सब लोग अमेरिका की टेररिस्ट लिस्ट पर हैं। इसके बाद भी पाकिस्तान से इतनी मोहब्बत का इजहार क्यों? ये तो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन को बताना पड़ेगा कि आप आखिर ऐसा क्या उनमें देख चुके हैं कि जहां पर आप ही के कंट्री के प्रोस्क्राइब टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के लीडर्स आज पब्लिकली मीटिंग कर भारत के खिलाफ बकवास बक रहे हैं, तो आप कैसे उनको टॉलरेट कर रहे हैं? तो ये देखिए, इन लोगों की जो डबल पॉलिसी रही है ना, इसी से कई विश्व में कई जगह पर इंस्टेबिलिटी पैदा हुई है। आप अफगानिस्तान में गए, रातों रात आपने अफगानिस्तान को छोड़ दिया, ये और बात है कि थोड़ी स्टेबिलिटी आ गई वहाँ पर। वियतनाम गए, क्या हुआ आपको, क्या मिला आपको? इराक में आप गए, आपने कहा कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन हुआ, कुछ नहीं मिला। तो ये हालिया 20-25 साल में तो इनकी तारीख रही है। तो इससे हमको कॉशियस रहने की बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। इसीलिए हमको भी एक स्टैंड लेना चाहिए ताइवान के ऊपर, हमको भी एक स्टैंड लेना चाहिए, चाहे जो भी स्टैंड हो, तभी इनको समझ में आएगा। बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय हो गए हैं भारत के अंदर आपकी देशभक्ति के कारण, जो आपने सिंदूर के बाद आवाज़ उठाई है। मैं जानना चाहता हूं सर, आप अपनी पार्टी का नाम सेकुलर पार्टी रखेंगे? नाम ऐसा होना चाहिए जो हिंदू मुस्लिम सभी में लोकप्रिय हो, एक। दूसरा सर, मैं ये चाहूँगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जैसे सनातन धर्म में बहुत सुधार किए थे, ऐसे ही आप इस्लाम की क्रूरता और कट्टरता के खिलाफ जो आवाज़ उठा रहे हैं, तो मैं समझता हूँ सर आप डॉक्टर अंबेडकर जी की तरह आप इस्लाम के अंदर जो बुराइयाँ हैं, जो क्रूरता कट्टरता, उनको ख़त्म करने का प्रयास करेंगे सर? जब मैं इतना पॉपुलर हो गया हूँ तो सब करने की ज़रूरत ही नहीं है मुझे। उनका कहना है कि अब आपकी जो पार्टी है और आप अब पूरे हिंदुस्तान में एक्सेप्टेबल हैं। जो कुछ भी मैंने कहा है उसमें मेरा कोई पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव या कामयाबी हासिल करने का मकसद नहीं था। मैं बोला हूं तो अपनी पार्टी के पॉलिटिकल इंटरेस्ट को बाजू रख के बोला हूं, क्योंकि मुझे इलेक्शन लड़ने के लिए ये बोलने की ज़रूरत नहीं है।
ये पहलगाम की लाशों के ऊपर कोई सियासत करेगा क्या? बताइए आप। जो कुछ पहलगाम में हमने देखा, आपने देखा, हमने वो दर्दनाक नज़ारों को देखा, माने वो लोग तो जो जिनको गोली मारी वो तो उस दुनिया में नहीं रहे, मगर जिन्होंने जिंदा छोड़ दिया वो तो क्या गुजर रहे होंगे। आज भी सोचिए आप उन बच्चों के ऊपर, उन माओं के ऊपर, माने वो तो जिंदगी भर का एक गम लेकर जिएंगे जब तक जिंदा रहेंगे। तो अब रहा साल पार्टी के नाम का, तो वो एक लंबी बहस है। अकाली दल है, शिवसेना, दो हो गए, तो उसको आप क्या बोलेंगे? आपकी अदालत में अगला है। आपकी अदालत में AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी पर आरोप है कि विदेशों में डेलीगेशन ले जाने से कोई फायदा नहीं हुआ। ओवैसी साहब, आप भी डेलीगेशन लेकर के गए थे। भारत ने 7 ऑल पार्टी डेलीगेशन भेजे, लेकिन बहुत सारे लोग यहां पर ही कह रहे हैं कि कोई फायदा नहीं हुआ उसका। देखिए, हम डेलीगेशन में गए हैं तो हम देश के लिए गए, हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए नहीं गए। तो ना हम प्रधानमंत्री के लिए गए, ना किसी के लिए गए, हम देश के लिए गए, क्योंकि इसमें तो कोई विप तो जारी नहीं हुआ कि आप, ये तो कंट्री का मामला था, देश। अब हम बहरीन गए। बहरीन से हमारे गहरे ताल्लुकात हैं। बहरीन अब नॉन परमानेंट मेंबर बन रहा है सिक्योरिटी काउंसिल का। पाकिस्तान चेयरमैन है, हमको उनकी ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ डेलीगेशन गया। ये लोग ये भूल रहे हैं कि 2019 में बहरीन ने हमको एक वांटेड टेररिस्ट भारत को दिया। ये लोग ये भूल रहे हैं कि बहरीन में उनकी आबादी 7 लाख है, 3 लाख तो भारत के नागरिक वहाँ पर काम करते। और अहम बात यह है कि 2018 में जब पाकिस्तान को FATF में डाला गया तो बहरीन ने हमारी मदद की थी। बावजूद वो GCC का मेंबर है, एक मुस्लिम कंट्री है, उन्होंने हमारी मदद की। दूसरा, हम कुवैत को गए। कुवैत में 10 लाख भारत के लोग रहते हैं, और कुवैत ने भी हमको शायद 2019 में एक वांटेड टेररिस्ट को दिया। कुवैत ने भी हमको, ये चारों कंट्रीज, हमारा जो ग्रुप गया, ये मिडिल ईस्ट, नॉर्थ अफ्रीका टास्क फोर्स के मेंबर्स हैं, और इनकी हमको मदद की ज़रूरत है। कुवैत के हमने डिप्टी प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात की, वहाँ के उनके पास जो शूरा है वो, उनसे मुलाकात की। बहरीन में जैसे हमारा लोकसभा है, उसका जो स्पीकर है वो बेंगलुरु का पड़ा हुआ है। उसने कहा कि हाँ, मैं जानता हूँ। जब मैंने उनको याद दिलाया कि सर बेंगलुरु में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस पर टेररिज्म का अटैक हुआ था, उन्होंने कहा कि यस, मैं बेंगलुरु में पढ़ा हूँ, वो तो प्रीमियर इंस्टीट्यूट रहा है, मुझे जानता हूँ, मुझे तकलीफ है उस बात की। कुवैत को गए, फिर किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया को जब गए, वहाँ पर क्या 27 लाख भारत के लोग काम करते हैं, और हमने वहाँ पर बोला, उनको याद दिलाया कि 2012 में आपके उलमाओं ने टेररिज्म के खिलाफ फतवा दिया था, और उस फतवे में आपने कहा था कि अगर पैसा भी इस्तेमाल होगा तो टेररिज्म है। तो जितने हम उनके फॉरेन ऑफिस के डेलीगेट्स, उनके जिम्मेदारों से मिले, वो बोले कि हाँ बिल्कुल सही करें, हमने फतवा दिया। हमने उनको याद दिलाया कि मई 2003 में रियाद में अलकायदा ने हमला किया, उन्होंने कहा कि यस, हम विक्टिम रहे हैं। आज से 6 साल पहले हूतियों ने आरामको के ऊपर मिसाइल ब्लास्ट किए। सऊदी अरेबिया हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि फिर FATF में नाम डालना है, और ये तीनों कंट्रीज जो है, इनका बड़ा इन्फ्लुएंस है पाकिस्तान के ऊपर। हम जाकर जब उनको बता रहे हैं कि भाई देखिए, ये जो TRF ऑर्गेनाइजेशन ने जो पहलगाम में हमला किया, ये LET और पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है, आप लोग खुद विक्टिम रहे हैं टेररिज्म के, चाहे वो अलकायदा के रूप में हो या दाइश के रूप में हो, और इनकी आइडियोलॉजी पाकिस्तान के टेररिस्ट की उसी तकफीरी बुनियाद के ऊपर है। तो हम समझाए जाकर, देखिए डिप्लोमेसी तो एक दिन का तो काम नहीं है कि मुर्गी को बिठा अंडा दे दी और कामयाबी मिल गई, ऐसा नहीं होगा ना। तो ये तो एक कंटिन्यूस हमको करना है। मैंने सुना है कि आपको काफ़ी मुश्किलात का भी सामना करना पड़ा, काफ़ी प्रेशर बनाया सऊदी अरेबिया ने कि पाकिस्तान से बात कर लो। हाँ, वो हमारी जब MOS फॉरेन अफेयर्स से 2 घंटे की बातचीत हुई, 2 आवर्स, और मैं बोलना चाहूँगा कि जय पांडा ने बहुत बेहतरीन अपनी सलाहियतों का मुजाहरा किया।
फिर उसके बाद हम भी हिस्सा लिए, दूसरे डेलीगेट्स जो मेंबर्स हमने लिए, हमने बताया उनको। उन्होंने कहा कि आप बात क्यों नहीं करते पाकिस्तान से। हमने कहा किसने कहा आपसे हम बात नहीं करते। 26/11 हुआ तो हमने बातचीत की और हमारे इंडिया के इन्वेस्टिगेटर्स जाकर पाकिस्तान के इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को पूरा DNA सैंपल्स दिए। हमने अजमल कसब को जिंदा पकड़ा था, उनकी डेड बॉडीज से हमने सैंपल्स लिए, उनके रिकॉर्डेड कन्वर्सेशन जो वेस्टर्न इंटेलिजेंस एजेंसीज हमारे एजेंसीज ने रिकॉर्ड किए कि कोई पाकिस्तान में बैठकर मुंबई की होटलों पे जो टेररिस्ट कह रहे हैं मार दो, हमने उनको सब चीज़ दिया। बड़ा ही नहीं वो ट्रायल। और हमने उनको बताया कि ज़कीर रहमान लखवी जिसको अरेस्ट किया था पाकिस्तान में, वो जेल में बैठकर बच्चे पैदा किया। नहीं, हंसने की बात नहीं है, ये बड़ी तकलीफदेह बात है। इतना ग्रेव ऑफेंस है टेररिज्म का, और वो जेल में बैठा। हमने कब की? मैंने कहा कि मैंने खुद पर्सनली नरेंद्र मोदी को क्रिटिसाइज किया कि पठानकोट के बाद आपने पाकिस्तान की ISI को क्यों आने दिया वहां पर। आए वहां पर क्या हुआ? ऐसा तो नहीं है ना कि हम तो बातचीत किए, उनको सब बोले हैं, मगर आप हमारी मदद करिए कि उसको FATF में डालने के लिए। हमने कहा कि हमारे पाकिस्तानी जनता से हमको कोई मतलब नहीं है, हमारा झगड़ा जो है पाकिस्तान के ISI से है, उनके स्पॉन्सर टेररिस्ट ग्रुप से है, वो उनको रोके। हमको क्या करना है भाई? हम तो फोर्थ आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। आपसे ये नहीं पूछा गया कि पाकिस्तान जाकर सब मुल्कों में शिकायत कर रहा है कि हमला हुआ पहलगाम में और 2 घंटे के अंदर इंडिया ने पाकिस्तान को ब्लेम कर दिया? क्यों नहीं करेंगे? जब आप 4 ईमेल्स देते हैं, एक्सेप्ट करते हैं कि हमने हमला किया, 4 में 2 ईमेल्स का जो हमारे एजेंसीज ने फाइंड आउट किया, वो तो पाकिस्तान के कंटोनमेंट के बाजू से ईमेल किया गया। उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट किया, और जब उनको मालूम हो गया कि उनके जो प्रिंट्स आ गए, उनके एविडेंस आ गए, तो फौरन उन्होंने कहा नहीं हमारा ताल्लुक नहीं है। फिर अगर पाकिस्तान अगर आज ये कह रहा है, तो फिर अप्रैल 25 को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो रेजोल्यूशन में TRF का नाम आया था, तो शहबाज शरीफ के क्या दामाद थे TRF वाले, जो तकलीफ हो गई, उनका नाम आ गया। भाई अगर आपको TRF से मतलब नहीं है, तो अब नाम डालना चाहिए था TRF का, आपने इनकार कर दिया उसका। और देश को ये जानना जरूरी है कि भारत सरकार ने दिसंबर 23 में यूनाइटेड नेशन की 1262 सैंक्शन कमेटी को बताया हमने कि TRF है। फिर 24 मई में बताया कि TRF ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। बदकिस्मती ये रही कि हम लोग हमारी सिक्योरिटी लैप्स हुआ और पहलगाम का वाकया हो गया। तो ये पाकिस्तान का ये तो हम ये 4 देशों में, अच्छा अल्जीरिया में तो 1995 से लेकर 2006 तक, उनको ब्लैक डिकेड बोलते, 60,000 अल्जीरियंस टेररिज्म मारे गए, 60,000। वो बोले बिल्कुल, हम उस बात को हम मानते हैं। अब अल्जीरिया अभी मेंबर है, नॉन परमानेंट मेंबर है, और उनसे इतनी अच्छी हमारी गुफ्तगू हुई, हमने समझाया उनको ये सब चीज़ें, क्योंकि वो खुद टेररिज्म के विक्टिम रहे हैं। आज भी साउथ अल्जीरिया में वहाँ पे दाइश है। तो हम लोग कोशिश किए जाके हमारे कंट्री का एक व्यू पॉइंट रखने के लिए, क्योंकि एक ऑल पार्टी MPs थे, और जब सब जाकर एक देश का एक यूनाइटेड तरीके से एक व्यू पॉइंट को रख रहे हैं, तो यकीनन उसका असर पड़ता है। कि जय पांडा, फायदा क्या हुआ? फायदा उसका यह हुआ कि वो पाकिस्तान के उस टेररिज्म को, पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म को, पाकिस्तान से जो पैसे जाते हैं टेररिस्ट ग्रुप्स को, भारत का जो एक सबसे बड़ी फायदा है कि यूनाइटेड, हमने बताया कि देखिए देश का मामला है। मैं खुद कहता था कि हम देश में जब जाएंगे, इनके साथ हम बात भी नहीं करेंगे जो बीजेपी के मेंबर्स हैं, मगर क्योंकि ये टेररिज्म का मसला है, हमारे भारत के नागरिकों को मारा गया पाकिस्तान से टेररिस्ट आकर, इसीलिए हम आकर आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप अपने गुड ऑफिसर्स को यूज़ करिए, आप FATF में पाकिस्तान को दोबारा लाने के लिए हमारा साथ दीजिए, क्योंकि टेररिज्म सिर्फ भारत का मसला नहीं है, टेररिज्म दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो इसीलिए ये बातें हमने रखी, और जहाँ जहाँ हम लोग गए, मैं आपको बता रहा हूँ कि बड़ी इज्जत के साथ उन्होंने हमारी बात को सुना, हमसे सवालात भी किए। जैसा मैंने कहा कि वो सऊदी अरब में कहा कि आप बातचीत क्यों नहीं करते, हमने बताया उनको। फिर हमने उनको बताया कि आप हाइफेनेट मत करिए हमको पाकिस्तान के साथ। हमने सऊदी अरेबिया से पूछा वहाँ पर कि भाई आपने उनको अभी $13 बिलियन का लोन आप देने वाले हैं, आप मॉनिटर करिए ना उनको,
मॉनिटर करिए पैसे कहाँ जा रहे हैं, आप कैसे उनको देंगे। अगर वही पैसा पाकिस्तान की आर्मी के पास जाएगा तो जाहिर है वो हमारे खिलाफ कल इस्तेमाल हो सकता है। तो ऑल इन ऑल मैं समझता हूँ हमारा ग्रुप की मैं बात कर सकता हूँ, हमने बहुत अच्छे तरीके से। लेकिन आपसे वहाँ ये नहीं पूछा, पाकिस्तान ये कहता है कि हिंदुस्तान में जो मुसलमान हैं उनकी हालत बहुत ख़राब है, पाकिस्तान में कैसी अच्छी हालत है। देखिए दुनिया इतनी छोटी है कि इंडिया में जो कुछ होता है वो दुनिया में लोग देखते हैं, चाहे आप मॉब लिंचिंग के वीडियो हो या फिर आप जो भी गलत काम यहाँ पर जो संघ परिवार के ऑर्गेनाइजेशन करते हैं तो दुनिया में मालूम होता है। पूछे हमसे, हमने कहा कि हाँ हमारे पास इससे मैंने खुद कहा कि यस ये हुआ है, इससे हम इनकार नहीं कर रहे हैं, आप जो देख रहे हैं। मगर हमारे पास आज भी हमारे कोर्ट्स इंडिपेंडेंट हैं, कोर्ट्स आज भी कार्रवाई कर रहे हैं और हमने उनको ये बताया कि इससे ये है, मगर हम जिस मकसद के तहत आपके पास आए हैं वो टेररिज्म का मामला था और देश का एक व्यू पॉइंट रखने के लिए हम लोग ये बात करें। एक जगह पर हम बैठे थे तो उन्होंने कहा कि भाई आपका स्टैंड जो है पैलेस्टाइन के ऊपर बदल चुका है भारत का, और फिर हमने कहा कि भाई पैलेस्टाइन पे स्टैंड कहाँ बदला है हमारा स्टैंड तो आज भी वही है जो नेहरू महात्मा गांधी का था। ठीक है आज बीजेपी पावर में थोड़ा सॉफ्ट है प्रेसिडेंट इजरायली उस बुचर के ऊपर, मगर हमने उनसे पूछा कि भाई आप ये बताइए जिस जगह पर हम और आप बैठे हैं आप क्या कर रहे हैं फ़लस्तीनियों के लिए, आप क्या कर रहे हैं बताइए। हम तो शुरू से फ़लस्तीन के साथ थे और रहेंगे, आप लोग क्या कर रहे हैं, आप तो बहुत करीब हैं, आप तो वही ज़बान बोलने वाले हैं। तो खामोश हो गए, कुछ नहीं बोल सके उस बात पर। अब कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि आपका विरोध तो है क्योंकि डेलीगेशन जब वापस आ गए प्रधानमंत्री ने बुलाया तो आप नहीं गए उनसे मिलने के लिए। समझना यह है कि आप नरेंद्र मोदी को देश समझते या देश में हम सबको समझते। आप देश अलग है ना, मुल्क के लिए हम लोग गए, हम किसी प्राइम मिनिस्टर के लिए नहीं गए। अगर प्राइम मिनिस्टर के लिए जाना तो हम जाते नहीं थे, हम जहां पर वतन अजीज की बात है हमने कहा बिल्कुल जाएंगे, कंट्री के लिए गए। बल्कि 2012-13 में एक ट्रैक टू डिप्लोमेसी में यशवंत सिन्हा साहब और मणिशंकर साहब हम तमाम एमपीज को लेकर गए थे, बीजेपी के एमपीज थे उस वक्त। वहां पर भी पाकिस्तान के टीवी चैनल पर मैंने उनको खरी खरी सुनाया हूं। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग जाकर अपना व्यू पॉइंट भूल जाएंगे, तो कंट्री के लिए गए। आप देश में आए हैं तो यकीनन बीजेपी के खिलाफ थे और खिलाफ ही रहेंगे और बोलते रहेंगे। अब कांग्रेस के लोग तो कह रहे हैं कि जिस तरह से आतंकवादी खुलेआम घूम रहे हैं उसी तरह से हमारे एमपीज अलग अलग मुल्कों में खुलेआम घूम रहे थे। अब देखिए ये बयान जो है जनाब जयराम रमेश साहब ने दिया, ठीक है उनको अपने पार्टी के जो एमपीज गए वो शायद उनसे बनती नहीं है उनकी, मगर वो ये भूल गए कि सुप्रिया सूले उनके इंडिया अलायंस का बहुत बड़ा हिस्सा है, डीएमके की हमारी बहन कनीमोजी उसका बहुत बड़ा हिस्सा है, उनके अलाइज गए तो फिर उनको आप क्या करें। ठीक है हम तो भारत की बी टीम है तो वो कोई बात नहीं हमको, मगर ये जो इनके अलाइज गए उस पर तो सोच लेते। इस तरह का बयान देने से आप क्या फ़ायदा कर रहे हैं भाई, आतंकवादी घूम रहे, हम भी कह रहे हैं उनको ऑपरेशन सिंदूर उस वक्त तक ख़त्म नहीं होगा जब तक वो 4 जालिम पकड़े जाएंगे। मगर आपके एमपीज पार्टी के, आपके इंडिया अलायंस के लोग चेयरमैन बन के गए हैं, तो आप इस तरह का बयान दे रहे हैं तो बड़ी अफसोसनाक बात है। एक नेता ने यह भी कहा कि मोदी जी ने एक ट्रैवल एजेंसी खोल दी है और सैर सपाटे के लिए इन एमपीज को भेज दिया है पूरे मुल्कों में। नहीं, आइंदा जिसने कहा उनको ही चेयरमैन बना के भिजाना चाहिए। और नहीं सुन लीजिए, और जितने हमारी फ़्लाइट्स थे वो रात में थी, और आपको मालूम रात में जब फ़्लाइट होती है तो आप सो नहीं पाते हैं। अब सुबह में आप टाइम डिफरेंस है, जैसा आप अल्जीरिया 4 घंटे आगे है, दोपहर में हम पहुँचे, एक फ्राइडे का दिन था, 2 बजे 5 बजे हमको कहा गया चलिए एम्बेसी में आप लोगों को मुलाकात है। तो कोई सैर तफरी हुई नहीं, कहाँ सैर तफरी हुई। अगर इसको आप सैर तफरी कहते हैं तो बड़ी गलत बात है। माने आप खामखा आपके जो पॉलिटिकल डिफरेंसेस इसको रखिए, बोलिए, मैं जानता हूं कि आपका डेमोक्रेटिक राइट है, मगर हमारा ग्रुप की हद तक मैं कह सकता हूं कोई सैर तफरी करने नहीं गया था। वो वीडियो दिखा रहे थे कि एक मेंबर गाना गा रही हैं। नहीं, देखिए मैं ना गाने सुनता हूं
ना मुझे गाने सुनने का शौक़ है। मैं तो इन लाइटर वे मैं ये चाहूँगा कि आप मुझे सुने। नहीं, मगर उसमें बैकग्राउंड ये है कि अल्जीरिया में भारत के जितने लोग हैं वहाँ के लोग उनको भारत के लोग नहीं बोलते, जाने तू बोलते हैं उनको। अब हम भी परेशान हो गए, एयरपोर्ट पे हैं, जाने तू जाने तू। हम पूछे क्या है ये, क्या हो रहा है, जाने तू क्या। तो वो मालूम ये हुआ कि 1960 में एक रजी शायद आप आपकी जवानी का पिक्चर होगा, तो वो उसमें वो पिक्चर बड़ा मशहूर हो गया, उसका गाना मशहूर हो गया। तो वहाँ की फॉरेन अफेयर्स स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन बड़ा पावरफुल होता है, उन्होंने हमको रात में खाने की दावत दी। वो प्रोग्राम में नहीं था, उन्होंने कहा कि नहीं आना चाहिए। तो वहाँ पर उन्होंने जिक्र किया उस पिक्चर का, तो वो बीजेपी के एमपी साहब मेरे बाजू बैठी थी। अब वो उसने कहा कि वो गाना अच्छा था, तो बोले मुझे याद है। अब वो अचानक उन्होंने 1-2-3 उसके लाइंस पढ़ दिए। तो अब उस पर अगर कोई कह रहा है, वैसा कोई प्लान नहीं था, वो प्लान नहीं था। और अनफॉर्चुनेटली है कि हमने कहा भी था कि भाई वीडियो सब कोई नहीं लेगा, कोई सोशल मीडिया पे भी कोई नहीं डालेगा। तो खैर वीडियो में उसका बैकग्राउंड ये है, कोई सैर व तफरी नहीं था। वो मीटिंग रात में कि कब ख़त्म हुई मीटिंग, वो डिनर मीटिंग जाकर वो 11:45 तक चलती रही, और फिर दूसरे दिन सुबह में हमको भागना था। तो ऐसा कोई गलत उसको जो प्रेजेंट किया जा रहा है वो सही नहीं है। जनता फिर सवाल और ले सकते हैं। सारी जो यात्राएं मोदी जी ने लगभग 100 देशों की और 200 लगभग होने वाली हैं, वो जो यात्राएं होती है वो हमारे नेशनल इंटरेस्ट को लेकर होती है। प्रायोरिटी वही होती है सर, जहाँ भी जाएंगे हमारी जो प्रायोरिटी रहेगी वो किसी से मिलेगी नहीं, नेशनल इंटरेस्ट होता है सर। लेकिन उसके बाद भी जब पहलगाम हुआ तो ऐसा क्या हमारी डिप्लोमेसी की मतलब कह सकते कमी की दोबारा से सारे देशों को जाकर बताना पड़ा? क्या वो जो यात्राएं हुई थी उनसे कोई फ़ायदा नहीं मिला सर? मेरा सवाल यही है। हमारी जो फॉरेन अफेयर्स के ऑफिसर्स हैं वो बड़े काबिल लोग हैं, तो हमको इस तरह से हम जनरलाइज करके एक स्टेटमेंट नहीं दे सकते उनके ऊपर। वो बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, मगर एक बात याद रखिए, अगर हमारे देश में अमन मजबूत होगा, इंसाफ होगा, और हम वाकई में सबसे बड़ा ख़तरा हमको चीन से याद रखिए, और हमारी इकॉनमी को 10% के ऊपर हम ग्रो करेंगे, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज आप लोगों के लिए, हमारे लिए, सबके लिए है कि हम वो काम करें। सर अब ये है कि आप बाहर गए थे कहीं, आपका पॉलिटिकल जो बीजेपी का है वो वैसा ही रहेगा कि आपका चेंज रह जाएगा विचार? हम बीजेपी को रिप्रेजेंट करने नहीं गए, एक बात दिमाग से निकाल दीजिए, हम देश को रिप्रेजेंट करने के लिए गए। जहां तक बात बीजेपी की है, देखिए समंदर के दो किनारे एक नहीं हो सकते, तो मुतमईन रहिए आप। उस हिसाब हमने आपसे हर तरह के सवाल पूछे, और ऑपरेशन सिंदूर पर, पहलगाम के इंसिडेंट पर, पाकिस्तान पर आपने बड़ी बेबाकी से जवाब दिए। अब वक्त है आपकी अदालत में आज के जज रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी के फैसले का। असदुद्दीन ओवैसी साहब बहुत ही काबिल, ख्याति प्राप्त पार्लियामेंटेरियन पेश आए। उन्होंने हर सवाल को खुल के जवाब दिए, और उनका मानना है कि पाकिस्तान कभी सुधरेगा नहीं। हैदराबाद में इनकी छवि एक परोपकारी, एक फिलैंथ्रोपिस्ट, दानी के रूप में जानी जाती है। एक होशियार, एक जज्बाती वक्ता जो अपनी तीखी ज़बान के लिए जाने जाते हैं, और हैदराबाद में इनके बराबर की शख्सियत अभी नहीं है। दुनिया में टॉप 500 मुसलमानों में एक ओवैसी साहब का नाम आता है। जज्बाती वक्ता जिनका दिल है हिंदुस्तानी, इसलिए हर भारतीय उनसे यही उपेक्षा रखता है। ये कारण है कि रजत जी आपको वो बुलाते हैं और आपके कंधों पर ये बोझ डालते हैं कि भारत में हिंदू और मुसलमान एक रहें। देश सर्वप्रथम है। इस भावना को जिस प्रकार से आपने अपने आप को भारत के नेता के तौर पर विश्व स्तर पर स्थापित किया, उम्मीद करते हैं आप इस भूमिका को आज के उतल पुतल के युग में आगे बढ़ाएंगे। हम सब की इज्जत विश्व में बढ़ाएंगे।
एक भारतीय होने के ही हर और लोग हमने विश्वास में एक हिंदुस्तानी की नज़र से ही देखते हैं। ये कामना करते हैं कि आप अपने उस छवि को अपनी भाषा में मधुरता ला करके और काम करेंगे और आपको भारत का एक अच्छा सपूत देख यह अदालत आपको सम्मान और प्रतिष्ठा के साथ बाइज्जत बरी करती है। इस उम्मीद के साथ, इस यकीन के साथ कि असदुद्दीन ओवैसी इसी तरह से सियासत से ऊपर उठकर देश की आवाज़ पूरी दुनिया में उठाते रहेंगे, पाकिस्तान को उसके कामों को एक्सपोज करते रहेंगे। आज का ये शो यहीं ख़त्म करते हैं। अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए जी तो व्यूअर्स यार थोड़ी सी बड़ी वीडियो हो गई थी यार, मेरा ख्याल है थोड़ी सी बड़ी वीडियो हो गई थी, बल्कि बहुत ही ज़्यादा हो गई थी। हम यही देख रहे थे कि 59 मिनट्स की वीडियो थी और कुछ ज़्यादा ही लंबा काम। अच्छा, मैं ज़्यादा देर तक स्टे देख नहीं सकती, मेरी आइज़ जो हैं वो क्लोज हो जाती हैं, बार बार वीडियो में क्लोज हो रही थी। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल मैं भी फील ऐसे ही कर रहा था, लेकिन कैमरा उस साइड पे है। तुम इस साइड पे देख रही, साइड पे वो लैपटॉप ऑफ हो चुका है। यार असदुद्दीन ओवैसी साहब की क्या बात करें यार, बिल्कुल क्या बात करें, मतलब बहुत ही काबिल, बहुत ही होनहार, बहुत ही कामयाब, बहुत ही लाजवाब और बहुत ही कमाल इंसान है। ठीक है, बहुत ही ज़बरदस्त बातें थी इनकी यार, बहुत ज़बरदस्त बातें थी इनकी। और कैमरा उधर है यार। नहीं, मैं वीडियो को भी देख रही हूँ। मैं वीडियो ही बंद कर देता हूँ लैपटॉप। अच्छा अब बोले, बातें बहुत ज़बरदस्त थी। और देखें, इस तरह से किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाना है ये अच्छी बात नहीं है, और बग़ैर जाने पहचाने पता नहीं क्या जलन, क्या सड़न है ओवैसी साहब से, इधर भी और उधर भी, हर तरफ। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जैसे असदुद्दीन ओवैसी साहब ने बात की थी ना कि यार हमारा पाकिस्तान के जो अवाम है, हमारा उनके साथ कोई लेना देना नहीं, कोई नुकसान नहीं, क्योंकि वो मुसलमान लोग हैं, मुसलमान बहन भाई हैं, हिंदू रहते हैं वहाँ पर, शिया हैं और भी बहुत सारी बरादरी है, क्रिश्चियंस है जो रहते हैं, कहते हैं हमारा उनके साथ कोई लेना देना नहीं। हमारे जो इख्तलाफात हैं वो उनकी मिलिट्री के साथ हैं, और ठीक है ये बात देखें हर तरफ से समझ आती है कि देखें हमारे जो इख्तलाफात हैं बेसिकली, मतलब हम पाकिस्तानियों के, हमारे ना हिंदुस्तान वालों के साथ कोई इख्तलाफात है ना किसी देश, हमारे जब भी किसी से इख्तलाफात होते हैं तो उस देश की स्पेशली मिलिट्री के साथ मतलब इख्तलाफात होते हैं। ठीक है, या उसके मिलिट्री के साथ होते हैं, या फिर उसकी जो सरकार होती है उसके साथ इख्तलाफात होते हैं। इसी वजह से असदुद्दीन ओवैसी साहब ने आज आपकी अदालत में खुलकर तमाम बातें बता दी और तमाम बातों को बिल्कुल सामने भी रखा है कि देखें, अब कहते हैं कि यार हम तो अमन चाहते हैं, लेकिन अगर जंग चाहते तो उसमें क्या होगा, नुकसान दोनों का होगा। देखिए अब जिस तरह की उन्होंने कहा है कि वहाँ पर भी एक मस्जिद के इमाम शहीद हुए हैं, वहाँ पे भी लोग फोत हुए हैं, यहाँ पर भी मस्जिदों में हमला हुआ, तो उससे क्या हुआ यार, आपस में दोनों देशों में एक नुकसान हुआ है। और सबसे बड़ा क्रेडिट यहाँ पर जाता है जी डोनाल्ड ट्रंप को जी। अगर और ये इन्होंने ये भी बताया है कि मुझे सबसे बड़ी शिकायत इनके अपने जो है प्राइम मिनिस्टर से है, वो ये है कि वो खुद ऐलान करते इस चीज़ का, ना कि आप अमेरिका के जो सदर हैं उनसे आप करवा रहे हैं। व्यूअर्स बिल्कुल हुआ ही ऐसा ही है ना, अगर आप सारी बातें देखते हैं तो अब ये देखें कि यहाँ पर जो सीन भी हुआ था वो डोनाल्ड ट्रंप ने क्रिएट किया था। और देखें सबसे बड़ा जो मुद्दा उठाया चाइना का, आप देख लें कि चाइना जो है वो पाकिस्तान के अंदर इंटर हो चुका है। बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ कि हमारे पाकिस्तान के कोई भी एज ए लीडर, जितने भी पाकिस्तान के लीडर हैं, मैं असदुद्दीन ओवैसी साहब की बिल्कुल बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, ना कि एक मुसलमान होने के मुताबिक, बल्कि इस मुताबिक मैं उनकी इज़्ज़त करता हूँ कि वो एक बहुत ही अच्छे इंसान और बहुत अच्छे लीडर हैं। ठीक है, और मैं ये डेफिनेटली बात करता हूँ, और मैं ये बोलना चाहूँगा जैसे कि इन्होंने बोला है कि यार आप इस्लाम की बात करते हैं, इस्लाम की रोशनाई की बात करते हैं, तो इस्लाम चाइना में जो जुल्म हो रहा है, मैं आपको वीडियो के दरमियान बता रहा था कि एक तबलीगी जमात चाइना में गई थी और वहाँ से जो वापस आए ना, तो उनको शॉपर में डाल के भेजे उन लोगों को। गाइस आप इमेजिन कर सकते हैं कि उन लोगों को शॉपरों में डाल के भेजे, मीन्स किसी की फिंगर्स, किसी के हैंड्स, किसी के पाँव, ये चीज़ें बना बना कर भेजी है। और अगर उनका कब्जा हो गया तो ना जाने वो क्या क्या करेंगे। हर चीज़ वो तो खा लेते हैं, कीड़े मकोड़े और पता नहीं मगरमच्छ तक खा लेते हैं, स्नेक तो उनके लिए एक प्यारी सी डिश है यार। चलो वो तो समझ भी बिल्कुल आती है, आपकी बात भी ठीक है। कब्जा कर ले तो क्या करेंगे यार, कब्जा कर लेंगे क्या, कब्जा डेफिनेटली वो पाकिस्तान पर कर चुके हैं, उनका नेक्स्ट टारगेट इंडिया है। और क्या है उनका, हमारी जो एक गवर्नमेंट है, ठीक है, हमें अपनी गवर्नमेंट से बिल्कुल शिकायत है कि वो इन चीज़ों को नोट ही नहीं करी कि यार ये चाइना वाले जो हैं, यही तो मंगोल हैं जिन्होंने बरसों साल पहले हुकूमत की थी और लोगों की लाशें बिछा दी थी। ये मंगोलों के जो थे, क्या नाम थे, उक्ताई खान और बरका खान, हलाकू खान, चंगेज खान, डेफिनेटली ये लोग हैं ना जिन्होंने तबाही मचाई। टावर बनाए थे मुसलमानों की खोपड़ियों के, बिल्कुल यू राइट। तो
इस तरह ही बात अगर हम करते हैं तो अगर सारी बातें जो व्यूअर्स छोड़ दें, चाइना जो बैठा हुआ है सी पैक पे, इंडिया की इतनी सारी जगह कब्जा करके बैठा हुआ है, यहाँ से तो लोग खुश होते हैं कि वाह जी वाह इंडिया की। मैं व्यूअर्स से देखिए, मैं खुल के बात करता हूँ, जैसे असद वैसे साहब अपने खुल के, मैं अपने देश से बहुत प्यार करता हूँ, मैं भी करता हूँ, ठीक है, मेरी भी पाकिस्तान मेरे लिए जान है, डेफिनेटली जान है। देखें, हमेशा याद रखें व्यूअर्स, बहुत सारी बातें थी हमारे हमने छोटे से थे ना, तो हफीज़ जहलिंदर एक शायर थे हमारे पाकिस्तान के, बहुत बड़े बरसगीर के दौर में थे, तो उनकी एक बात मेरे दिल में आज भी व्यूअर्स एक छपी हुई है। उन्होंने कहा था कि कोई भी देश बुरा नहीं होता, कोई भी देश बुरा नहीं होता, उसके रहने वाले बुरे होते हैं, या तो उसको चलाने वाले बुरे होते हैं या उधर के रहने वाले बुरे होते हैं। ना हिंदुस्तान बुरा है, ना पाकिस्तान बुरा है, ना बांग्लादेश बुरा है, ना नेपाल, कोई बुरा नहीं, इसके चलाने वाले गलत हैं। आप देखें व्यूअर्स कि कितने अरसे से चल रहा है। आज अगर चाइना की हम बात करते हैं, सारी बातें छोड़े, जो असद वैसे साहब ने चाइना की बात की, मैं चाइना की बात करता हूँ, चाइना कब्ज़ा करेगा क्या? चाइना डेफिनेटली कब्ज़ा कर चुका है, पाकिस्तान के बड़े बड़े शहरों में कब्ज़ा कर चुका है, अच्छे अच्छे लोगों में, मतलब अच्छी अच्छी पोस्ट में। यहाँ पर जो पिछले दिनों साइबर क्राइम का आई थिंक वो छापे वगैरह पड़े थे, उन्होंने F11 वगैरह में जो इन्होंने कॉल सेंटर के नाम पे पता नहीं क्या चाइनीज़ कर रहे थे, यहाँ पर पिंडी में, मतलब ईच एंड एवरीथिंग, हर तरफ व्यूअर्स ये काम चल रहे हैं और चलते जा रहे हैं। तो चाइना हमारा कोई बहुत एक कहते हैं ना कि भाइयों वाला सीन नहीं है, बस चाइना अपने मुताबिक ही है। मुताबिक है। ये तो सोचे कि वो इतना ज़्यादा मेहरबान क्यों हो रहा है, डेफिनेटली, ये तो सोचना चाहिए ना। और मुझे इतनी फ़नी बात लगी है कि बता रहे थे कि डोनाल्ड पापा चाइना चाचा और टर्की मामा जो है, इनके बारे में क्या ख्याल? देखिए, अगर इस्लाम को लेकर आते हैं ना, तो मैं व्यूअर्स सीरियसली बात करता हूँ कि हमारे इस्लाम को, अगर इस्लाम की आप बात करते हैं तो पाकिस्तान, हिंदुस्तान और भी बहुत सारे ममालिक जो इस्लाम की रूह से अपने आप को बताते हैं कि यार ये मुस्लिम ममालिक हैं, तो ये इस्लाम से बहुत दूर है, क्योंकि इस्लाम का काम कुछ और था। देखिए, अमन का दर्स देना इस्लाम का काम था, लोगों के साथ दीन बताना, लोगों के साथ बिज़नेस करना। मतलब ठीक है, अगर कोई काफिर भी है, कोई हिंदू है, जो भी है, ईसाई है, क्रिश्चियंस है, तो अगर वो आपके साथ भाईचारे में रह रहे हैं तो सब लोग मिल के रहें। लेकिन वही बात है ना कि मुस्लिम्स देश सिर्फ नाम के मुस्लिम्स रह गए हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात मुझे असद वैसे आपकी बिल्कुल अच्छी लगी है कि यार आप अगर मुसलमान देश की बात करते हैं तो आपके जो चाइना ने जो जुल्म किया है, बिल्कुल ठीक है, जो कितने मुसलमानों को मारा है, एक तो हमारा लीडर कोई बोले ना यार उसके खिलाफ कि यार चाइना आप ये क्या कर रहे हो। अभी हमारी माशाल्लाह तबलीगी जमात गई है, उसके 200-250 बंदे थे यार, 250 बंदे थे व्यूअर्स, वो उनको मार के भेज दिया, कितनों को भेजा है, कितनों को समंदर में फेंक दिया, उसके बारे में कोई भी नहीं बोलेगा। बड़ी अफसोसनाक बात है। और फिर अवैसी सर ने ये भी बोला है कि पाकिस्तान से ज़्यादा तो इधर इंडिया में मुसलमान रहते हैं। बिल्कुल ऐसे हम मुसलमान की रिस्पेक्ट और अभी भी असदुद्दीन अवैसी साहब ने कहा था कि हम पाकिस्तान में रहने वालों की, जो उधर के लोग हैं, हमें उनकी रिस्पेक्ट है, हम उनसे मोहब्बत करते हैं, हमारा उनके साथ कोई लेना देना नहीं है, हमें उनकी इज़्ज़त करते हैं, वो हमारी इज़्ज़त करते हैं, हमारा जो इख्तलाफात है उनकी सरकार से है, आर्मी से। ज़ाहिर है वो डोनाल्ड के साथ बैठ के खाना पीना, वाइट हाउस में जो है जी खाना पीना चल रहा है, ये वो चल रहा है, तो वो आर्मी की बार बार बात कर रहे थे। डेफिनेटली देखिए, इख्तलाफात हो सकते हैं और इख्तलाफात होते हैं, होते रहेंगे, लेकिन हमेशा याद रखें व्यूअर्स, मोहब्बत एक ऐसी चीज़ है जो अमन और सुकून को लेकर आती है। हर बंदा अमन चाहता है, हर बंदा मोहब्बत चाहता है। और असदुद्दीन अवैसी साहब की बात करें तो बहुत ही ग्रेट इंसान है। इनकी आज तक मैं बहुत छोटा सा था व्यूअर्स, मीन्स कि मैं इनको 2002-03 से मैं इनको देखता हुआ हूँ, स्टडी कर रहा हूँ इनको, और बहुत ज़्यादा इन पर मैं एक कहते हैं ना कि एक इंसान का एम होता है कि इस तरह का बनने का। तो मेरा एक ख्वाब था, बचपन का एक ड्रीम था कि यार मैं इन तरह का एक बनूं, मतलब लीडर नहीं बनूं लेकिन एक अच्छा इंसान बनूं, क्योंकि ये अपनी भावनाओं से लोगों को समझाते हैं, बताते हैं और हक और सच की बात करते हैं। आज भी इन्होंने जितनी की बात की है, अगर पाकिस्तान के बारे में इन्होंने बात की तो पाकिस्तान की जो इनके साथ इनके इख्तलाफात हैं इन्होंने वो बात की है, ना कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई बात की है। और अगर मुहब्बे वतन की बात करते हैं तो इन्होंने आज जिना की बात भी की, उन्होंने कहा जिना एक ग्रेट इंसान था, ठीक है। अब उसके साथ चिपका देंगे बातें कि जी उसने ये कहा था, वो कहा था, तो वो तो फिर कुछ भी हो सकता है ना। जैसे अब हमारे इस्लाम में देख लें, अगर दो फ़िरका, अब शिया सुन्नी के जो इख्तलाफात हैं वो उनको बुरा कहते हैं, ये उनको बुरा कहते हैं, हालांकि दोनों मुसलमानों को फ़िरका है और दोनों अपने तरीके से चल रहे हैं। दोनों के जो अकीदे हैं उनकी अगर नज़र रखी जाए तो शायद इंसान एक दूसरे को समझ जाएगा। तो बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो थी, आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छी लगेगी और बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। मैं एक इंतज़ार कर रहा था कि काश रजत शर्मा के शो में एक बार फिर आ जाएँ, और ये वीडियो ख़त्म करने के बाद शायद हो सकता है मैं एक बार फिर देखूँ, क्योंकि मैंने उस टाइम रिएक्शन के तौर पर देखा था और अब मैं एक एज ए लीडर के तौर पे देखूंगा इनको। सो व्यूअर्स, हमारे चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो फ्री ऑफ कास्ट है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि ये फ्री ऑफ कास्ट है। मिलते रहेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के साथ। जुड़े रहिए इस चैनल के साथ जिस चैनल का नाम है ज़या मानी। स्टे विद अस। अल्लाह हाफिज़।